नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सुमन हिंदी क्लासेस में। आज विविध गतिविधियों पर तीसरी वीडियो है। सभी प्रश्न घटना चक्र से हैं। हाँ, क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है, अगर मेरी वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे और टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए हौसला मिले। तो चलिए और आप लोगों का समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है? तो विकल्प में है भाव या मनोविकार, श्रद्धा भक्ति, कविता क्या है या करुणा। तो यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रद्धा भक्ति से ली गई है यह पंक्ति। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध श्रद्धा भक्ति से ली गई है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अधैर्य का कवि किसे कहा गया है? विकल्प में है दिनकर, त्रिलोचन, अज्ञेय या फिर गिरजा कुमार माथुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर को अधैर्य का कवि कहा जाता है। स्वतंत्रता के पूर्व उन्हें विद्रोही कवि भी कहा जाता था, किंतु स्वतंत्रता के बाद वे राष्ट्र कवि कहलाए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लघु कथा की विशेषता है? विशेषता बताना है। तो विकल्प में है लघु कहानी को लघु रूप में लिखना ही लघु कथा है, लघु आकार के कारण लघु कथा उद्देश्यहीन होती है, बालकों द्वारा लिखी गई कहानी लघु कथा होती है, लघु कथा का ताना बाना किसी एक मर्मांतक बिंदु पर केंद्रित होती है और यह आकार में लघु होती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है लघु कथा की विशेषता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अत्यधिक तीक्ष्ण दृष्टि और सूक्ष्म मानवीय संवेदना लघु कथा के संदर्भ में अधिक महत्वपूर्ण है। कथ्य का गहन और सूक्ष्म चयन तथा उसकी उचित अभिव्यक्ति उसे मानवीय संवेदना से जोड़ती है और उसकी निष्पत्ति उसे अतिरिक्त महत्व दिलाती है। लघु कथा का आकार की दृष्टि से लघु होना उसके विशिष्ट शिल्प विधान का अनिवार्य परिणाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, उपन्यास और कहानी के अंतर को व्यक्त करने वाला जो कथन सही नहीं है उसे छांटिए। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो विकल्प में है उपन्यास में कथानक होता है, कहानी में वह अनिवार्य नहीं है, कहानी में चरित्र वातावरण आदि की प्रधानता होती है, उपन्यास में जीवन के समग्र रूप का चित्रण होता है जबकि कहानी में किसी एक अंश का, उपन्यास में अनेक स्थलों पर इतिवृत्तात्मक वर्णन मिलते हैं जबकि कहानी में छोटे आकार के कारण ऐसे स्थल नहीं होते, उपन्यास कहानी का लघु संस्करण होता है, कहानी उपन्यास का 10वां भाग होती है। तो इसमें पूछ रहा है कि उपन्यास और कहानी में अंतर को व्यक्त करने वाला जो कथन सही नहीं है उसे छांटना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपन्यास जो है कहानी का लघु संस्करण होता है, कहानी उपन्यास का 10वां भाग होती है। यह विकल्प गलत है। लघु कथा से बड़ी कहानी होती है, कहानी से बड़ा उपन्यास होता है, कहानी उपन्यास का लघु संस्करण होती है जो एक घटना को समेटते हुए उसके सकारात्मक एवं नकारात्मक स्वरूप को विस्तार पूर्वक कहने की चेष्टा करती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उपन्यास और कहानी का मूल अंतर है उसका। विकल्प में है
आकार प्रकार, विषय निरूपण, घटना का चयन या फिर पात्रों की विविधता। तो उपन्यास और कहानी का मूल अंतर बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विषय निरूपण। अगला प्रश्न है, अनुकरण सिद्धांत के प्रणेता हैं तो कौन है? तो विकल्प में है अरस्तु, कॉलरिज, रिचर्ड्स, वुड्सवर्थ। तो कौन सही होगा? अनुकरण सिद्धांत जो है, अनुकरण सिद्धांत के प्रणेता का नाम बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरस्तु। अनुकरण का सिद्धांत प्लेटो और उनके शिष्य अरस्तु का बहुचर्चित सिद्धांत है। अरस्तु के अनुसार कलाकार 3 प्रकार की वस्तुओं में से किसी एक का अनुकरण कर सकता है, जैसे वे थी या हैं, जैसे वे या कहीं या समझी जाती हैं, और जैसी वे होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में कौन सी एक बात नहीं है? अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में कौन सी एक बात नहीं है? तो विकल्प में है कविता जगत की अनुकृति है, अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायक है, अनुकरण से हमें शिक्षा मिलती है, काव्य प्रकृति का अनुकरण नहीं है। तो अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में कौन सी एक बात नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, काव्य प्रकृति का अनुकरण नहीं है। वस्तुतः अनुकरण काव्य की को प्रकृति का अनुकरण मानते हैं। अरस्तु के अनुसार कविता जगत की अनुकृति है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, विरेचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो विकल्प में है प्लेटो, सुकरात, होरेस या फिर अरस्तु। तो विरेचन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं अरस्तु, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरस्तु। अगला प्रश्न है, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक हैं तो कौन है? तो विकल्प में है रिचर्ड्स, क्रोचे, प्लेटो या फिर इलियट। तो प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक रिचर्ड्स हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिचर्ड्स। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो यह बहुत सरल प्रश्न है, आप सभी लोगों को आ रहा होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विचार विधि। अगला प्रश्न है, किसकी मान्यता है कि औदात्य अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है? विकल्प में है मैथ्यू अर्नाल्ड, जॉनसन, लोंजाइनस या फिर सार्त्र। तो कौन होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोंजाइनस। पाश्चात्य काव्यशास्त्री लोंजाइनस की मान्यता है कि औदात्य अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है। इनकी प्रमुख पुस्तक है ऑन द सबलाइम। अगला प्रश्न है, भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम है? भ्रमर गुफा, तो विकल्प में है ब्रह्मांध्र, हृदय, नाभिचक्र, मूलाधार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रह्मांध्र हो जाएगा भ्रमर गुफा के लिए इसका दूसरा नाम। अगला प्रश्न है, कुटज क्या केवल जी रहा है, वह दूसरे के द्वार पर भीख मांगने
नहीं जाता। ये पंक्तियाँ किस निबंधकार की है? तो अगर कुटज जो निबंध के रचनाकार का नाम जिसको पता होगा वह तुरंत जान जाएगा यह पंक्तियाँ किस निबंधकार की हैं। तो विकल्प में है वृंदावन लाल वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो कुटज जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी के चर्चित निबंध संग्रह जो है, निबंध संग्रह है, कुटज से लिया गया है यह उक्ति। अगला प्रश्न है साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, यह कथन किसका है? तो विकल्प में है आनंद आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, उसका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में यह कथन किसका है? तो विकल्प में है रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर ग्रियर्सन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है तुलसी जी के संबंध में। अगला प्रश्न है हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का शुभारंभ किसने किया है? तो विकल्प में है भगवान दीन, पद्म सिंह शर्मा, मिश्र बंधु या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तुलनात्मक मूल्यांकन जो है द्विवेदी युगीन समीक्षा के प्रमुख प्रवृत्ति कही जा सकती है। तुलनात्मक आलोचना का आरंभ वर्ष 1907 ईस्वी में पद्म सिंह शर्मा ने किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इन्होंने 1907 में बिहारी और सादी की तुलना किया था इन्होंने। अगला प्रश्न है मनोवैज्ञानिक आलोचना के मूल में है क्या है? तो विकल्प में है आध्यात्मिकता, सामाजिक यथार्थ, निर्वैयक्तिकता या फिर वैयक्तिक चिंतन। तो मनोवैज्ञानिक आलोचना के मूल में है वैयक्तिक चिंतन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्रोचे के अभिव्यंजनावाद का संबंध वक्रोक्त सिद्धांत से मानने वाले विद्वान हैं, तो कौन है? ऑप्शन में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रोचे के अभिव्यंजनावाद का संबंध भारतीय वक्रोक्ति के साथ मानने वाले विद्वान हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है बिंब के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है बताना है। तो विकल्प में यह छाया मात्र है, इसमें कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं होता, यह चक्षु इंद्रियों को ही तृप्त करता है, बिंबों के द्वारा मूर्त भाव रूप और भाव को मूर्त रूप दिया जाता है। तो सही कथन बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। बिंबों द्वारा मूर्त को भाव रूप और भाव को मूर्त रूप दिया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है इलियट का मूर्त विधान भारतीय काव्य शास्त्र के किस तत्व से तुलनीय है? वही प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इलियट का मूर्त विधान भारतीय काव्य शास्त्र के किस तत्व से तुलनीय है? तो विकल्प में है साधारणीकरण, रीति, विभावन व्यापार या फिर प्रतिभा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विभावन व्यापार।
इलियट ने अपने बहुचर्चित निबंध हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में मूर्त विधान की व्याख्या एवं प्रतिपादन किया है। उनकी मूर्त विधान की अवधारणा को भारतीय काव्यशास्त्र के विभावन व्यापार से संबंधित माना जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। विखंडनवाद का जनक माना जाता है, किसे माना जाता है? तो विकल्प में है रूसो, देरिदा, सस्यूर को या फिर रिचर्ड को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विखंडनवाद का जनक जो है देरिदा को माना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है साधारणीकरण की सही व्याख्या है। तो साधारणीकरण की सही व्याख्या बताना है। तो विकल्प में है जब कोई भी पाठक किसी साधारण काव्य या साधारण नाटक का आस्वादन करे तब यह क्रिया साधारणीकरण कहलाती है। ऑप्शन बी है जब कोई पाठक किसी कृति को पढ़ते समय स्वयं का साधारण ही समझे तो यह क्रिया साधारणीकरण कहलाती है। विकल्प सी है जब कोई पाठक या श्रोता किसी असाधारण व्यक्ति की तुलना या मूल्यांकन साधारण व्यक्ति को लेकर करता है तब उसे साधारणीकरण कहते हैं। लास्ट विकल्प है साधारणीकरण वह व्यापार है जिसके द्वारा काव्य सृष्टि में कवि निर्मित पात्र व्यक्ति विशेष न बनकर सामान्य बन जाते हैं। तो साधारणीकरण की सही व्याख्या बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उन्नत मना शब्द का सही अर्थ है। उन्नत मना शब्द का सही अर्थ बताना है। तो विकल्प में है अच्छे भाव एवं विचारों से युक्त, समान भाव एवं विचारों से युक्त, सामान्य भाव एवं विचारों से युक्त या फिर उच्च भाव एवं विचारों से युक्त। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन डी उच्च भाव एवं विचारों से युक्त। अगला प्रश्न है यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है, किसका कथन है? तो ऑप्शन में है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, गार्सा ताशी, जॉर्ज ग्रियर्सन या फिर राजा लक्ष्मण सिंह। तो यह जो कथन है गार्सा ताशी जी का है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गार्सा ताशी। अगला प्रश्न है हिंदी का ऐसा कौन निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और दंडी रहा करते थे? तो विकल्प में है रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, गोविंद नारायण मिश्र या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो हिंदी का ऐसा कौन निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय हमेशा बाण भट्ट और दंडी रहा करते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोविंद नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है, यह कथन किसका है? तो विकल्प में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या फिर डॉक्टर नगेंद्र। तो यह कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, किसने कहा है? तो विकल्प में है वर्ड्सवर्थ, टेलिसन, शेली या फिर मैथ्यू आर्नल्ड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मैथ्यू आर्नल्ड की यह आलोचना है। कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, यह कथन जो है मैथ्यू आर्नल्ड का है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सौंदर्य की व्याख्या करते समय क्रोचे ने अभिव्यंजना के कितने स्तरों का उल्लेख किया है? तो विकल्प में है
2, 3, 5 या 4? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाश्चात्य काव्यशास्त्री क्रोचे ने सौंदर्य की व्याख्या करते समय अपने अभिव्यंजना सिद्धांत में अभिव्यंजना के 4 भेद करते हैं। वे कला सृजन की प्रक्रिया के 4 स्तर मानते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 4। वे 4 कौन है? कल्पना पर पड़ा प्रभाव, उसकी मानसिक रूपात्मक अथवा सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति, तीसरा है सौंदर्यानुभूति का आनंद, चौथा है कवि या कलाकार द्वारा स्थूल माध्यम रंग रेखा स्वर या शब्द माध्यम से जनसाधारण तक संप्रेषण। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कला सृजन के लिए सहज अथवा स्वयं प्रकाश ज्ञान को किसने आवश्यक बताया है? तो क्रोचे हो जाएंगे इसका सही उत्तर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, किसने कहा है? तो विकल्प में है निराला, प्रसाद, पंत या फिर महादेवी वर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंत जी का यह कथन है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होती है, किसने कहा है? तो विकल्प में है वर्ड्सवर्थ, कीट्स, कॉलरिज या फिर टेनिसन। तो सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होती है, यह कथन जो है अंग्रेजी साहित्यकार सैमुअल टेलर कॉलरिज का है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सैमुअल टेलर कॉलरिज का है, इनका पूरा नाम है। अगला प्रश्न है, लोनजाइनस के अनुसार इनमें से महान काव्य का उत्पत्ति कारक है, तो भी कौन है? तो विकल्प में है क्षुद्रता, अल्पज्ञता, आत्मिक भव्यता, कटुता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आत्मिक भव्यता। अगला प्रश्न है, हमारे सबसे मधुर गान वे हैं जिसमें विषादपूर्ण भाव व्यक्त किए जाते हैं, यह पंक्ति किसकी है? तो विकल्प में है शेली, टेनिसन, वर्ड्सवर्थ या फिर कीट्स। तो यह पंक्ति किसकी है? तो हमारे सबसे मधुर गान वे हैं जिसमें विषादपूर्ण भाव व्यक्त किए जाते हैं, यह पंक्ति जो है शेली की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आलोचना को कला की सजगता किसने कहा है? तो विकल्प में है मिडिल्टन मरे, वार्ड ने, हर्बर्ट रीड ने या फिर नॉर्मन फोस्टर ने, किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिडिल्टन मरे ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोनजाइनस ने उद्दात के कितने स्रोतों का उल्लेख किया है? तो पिछले प्रश्न में हम लोगों ने देखा है लोनजाइनस ने उद्दात के कितने स्रोतों का उल्लेख किया, दूसरा क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प है 3, 4, 5 या 6। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5। लोनजाइनस ने अपनी कृति पेरिइसुस में औदात्म्य पर आधारित विचार, भाव, भाषा, अलंकार आदि को ही काव्य के लिए उचित घोषित किया था। अपने उदात्त के विवेचन में लोनजाइनस ने उदात्त काव्य रचना के 5 तत्व बताए हैं, वे इस प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? पहला है महान और पुष्ट विचारों के धारण की क्षमता, दूसरा है प्रबल मनोवेग की प्रेरणा, तीसरा है अलंकारों की समुचित योजना, चौथा है अभिजात पद रचना और 5वां है गरिमा और ऊंचाई का समग्र
प्रभाव। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, चिंता एक है, वाक्यांश में रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु सही शब्द है। तो चिंता क्या है? एक रोग है, कष्ट है, व्याधि है या फिर आदि है। तो मानसिक पीड़ा की संज्ञा आदि है, जबकि शारीरिक पीड़ा को व्याधि कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आदि। मानसिक पीड़ा की संज्ञा आदि है, आदि, जबकि शारीरिक पीड़ा को व्याधि कहते हैं। चिंता एक मानसिक पीड़ा है। कष्ट प्रायः जो शारीरिक होता है, किंतु अनुभूतियों को व्यक्त करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। रग यानी नस की व्यथा रोग कहलाती है। तो चिंता एक आदि होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, इनकी सी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल ने किस कवि के बारे में टिप्पणी की है? तो विकल्प में है देव, ठाकुर, घनानंद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यह घनानंद के विषय में यह टिप्पणी है आचार्य शुक्ल की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। घनानंद की प्रशंसा करते हुए आचार्य शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है, इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और किसी कवि मतलब और कोई कवि इतना समर्थ नहीं हुआ। अगला प्रश्न है, प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया है? तो ऑप्शन में है सत्यदेव परिव्राजक, मौलवी नरेश प्रसाद, चंडी प्रसाद सिंह या फिर भगवान दीन दुबे। तो यह किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंडी प्रसाद सिंह। 1886 में लिखा है इन्होंने युवराज की यात्रा। अगला प्रश्न है, लोंजाइनस ने उदात्तता का विवेचन किस ग्रंथ में किया है? तो विकल्प में है पोएटिक्स, मोरल फिलॉसफी, ऑन द सबलाइम, क्रिटिकल ऑब्जर्वेशंस। तो उदात्तता का विवेचन इन्होंने ऑन द सबलाइम में किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑन द सबलाइम। अगला प्रश्न है, किस पाश्चात्य विचारक ने कला और सहानुभूति को अभिन्न माना है? तो विकल्प में है बेनेडितो क्रोचे, I.A. रिचर्ड्स, स्पिनगार्न, T.S. इलियट। तो कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेनेडितो क्रोचे। अगला प्रश्न है, नई समीक्षा के केंद्र में कौन है? तो विकल्प में है कृतिकार, कृति, समाज या फिर युगीन परिस्थितियाँ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृति होती है। नई समीक्षा 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अमेरिका व यूरोप का एक महत्वपूर्ण काव्य आंदोलन रहा है। नई समीक्षा रचना या कृति को केंद्र में रखती है, न कि कृतिकार को। तो इसमें जो है रचना का महत्व होता है रचनाकार की अपेक्षा। अगला प्रश्न है, वस्तु, घटना, व्यापार, गुण, विशेषता, विचार आदि साकार निराकार पदार्थों और मानस क्रियाओं को कवि किसके द्वारा प्रत्यक्ष और इंद्रिय ग्राह्य बनाता है? तो विकल्प में है मिथकों के द्वारा,
कल्पना के द्वारा, प्रतीकों के द्वारा या फिर बिंब के द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिंब के द्वारा ग्राह्य बनाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रतीकवाद की सर्वप्रथम घोषणा करने वाले विचारक कौन थे? प्रतीकवाद का बताना है। तो विकल्प में है एमिल जोला, किट्स, जीन मोरे या फिर जेम्स जॉइस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीन मोरे। अगला प्रश्न है, छायावाद पुस्तक के लेखक कौन है? तो विकल्प में है रमेश चंद्र शाह, डॉक्टर देवराज, डॉक्टर नामोर सिंह या फिर नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नामोर सिंह है छायावाद पुस्तक के लेखक। अगला प्रश्न है, जाति का विनाश पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। तो विकल्प में है सुरेंद्र अज्ञात, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, कमल भारती या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो जाति का विनाश पुस्तक के लेखक का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, धर्म कथा पुरावृत्त या पुराकथा के लिए आलोचना की शब्दावली में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो विकल्प में है मौखिक, देवकथा, मिठास या फिर मिथक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिथक शब्द का प्रयोग होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सर्वोदय और ट्रिस्टीशिप के सिद्धांत किस दर्शन के आधार माने जाते हैं? तो विकल्प में है मार्क्सवाद, एकात्म मानवतावाद, गांधीवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गांधीवाद। अगला प्रश्न है, लिरिकल बैलेड्स से पाश्चात्य काव्य में किस वाद का प्रवर्तन होता है? तो विकल्प में है आदर्शवाद, यथार्थवाद, संरचनावाद या फिर स्वच्छंदतावाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वच्छंदतावाद। अगला प्रश्न है, हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? तो विकल्प में है हरिऔध, रामनरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक या फिर राधा कृष्ण दास। तो हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कहा जाता है, तो इसमें दो विकल्प सही हैं, रामनरेश त्रिपाठी भी हो जाएंगे और श्रीधर पाठक भी हो जाएंगे। तो ये दो ऑप्शन सही हो जाएंगे इसमें। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, रोमेंटिसिज्म के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? तो विकल्प में है भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर सुमित्रानंदन पंत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वच्छंदतावादी आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं? तो विकल्प में है रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य प्रसाद द्विवेदी या फिर रामविलास शर्मा। तो निम्नलिखित में से कौन स्वच्छंदतावादी आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न है, स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है, कौन है जो स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है? तो विकल्प में है प्रकृति पर्यवेक्षण, प्रेम चित्रण, कथा गीत प्रयोग, ब्रज भाषा में रचना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रज भाषा में रचना। इसकी विशेषता नहीं है।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है? तो विशेषता अगर पता होगी तभी इसको कर पाएंगे आप लोग। विकल्प में है बाह्य भावावेग पर बल, कल्पना व्यापार का महत्व, व्यक्ति स्वातंत्र्य पर बल, मानवतावादी जीवन दृष्टि पर बल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मानवतावादी जीवन दृष्टि पर बल। स्वच्छंदतावाद की विशेषताएं कुछ बता दे रहे हैं आप लोगों को। शास्त्र व बहिर्मुख कल्पित देशों, मध्य युग या अतीत युग के राष्ट्रीय गौरव के आकर्षण, दृश्य तथा मोहक सांस्कृतिक का मनोहर चित्रण। अगला है रंगगत सामंजस्य की अपेक्षा उत्तेजक एकांगी रंगों पर बल देना, प्रकृति को व्यक्तिगत और अव्यवहित प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय समझना और विशेष भाव से उसके उद्धत और उद्दाम वेग वाले रूप पर बल देना, रहस्यवाद और अति प्राकृत तत्व में विश्वास, स्वप्न लोक, अवचेतन चित्त और आवेशा अवस्था की बातें, ये सभी जो है स्वच्छंदतावाद की विशेषताएं हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य होता है, फलतः इसमें भावावेश का उच्छल प्रवाह बहता है। यह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त होता है, स्वच्छंदतावादी काव्य जो है, इसलिए इसमें अभिनवत्व और अद्भुतता के तत्व निहित रहते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए वही अगला प्रश्न है, हालावाद के प्रतिष्ठित कवि हैं। तो यह तो सभी लोगों को पता होगा। हालावाद के प्रतिष्ठित कवि जो है हरिवंश राय बच्चन हैं। इन्हें व्यक्तिक प्रगति काव्य का या छायावादोत्तर कवि कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं? नवगीत की बताना है। तो विकल्प में है वीरेंद्र मिश्र, दुष्यंत कुमार, भवानी प्रसाद मिश्र या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वीरेंद्र मिश्र। अगला प्रश्न है, काव्य मानव के आंतरिक कार्य व्यापारों की अनुकृति है, यह किसका कथन है? तो विकल्प में है अरस्तु, प्लेटो, लोनजाइनस या फिर आई.ए. रिचर्ड्स। तो काव्य मानव के आंतरिक कार्य व्यापारों की अनुकृति है, यह कथन जो है अरस्तु का है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हिंदी में काव्य भाषा परक समीक्षा का नाम है। तो विकल्प में है विजयदेव नारायण शाही, डॉक्टर रघुवंश, नेमिचंद्र जैन या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो हिंदी में काव्य भाषा परक समीक्षा का नाम है, समीक्षक का नाम है, वो गलत बोल दिए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, नानक दर्शन का सार तत्व है। तो कौन सी रचना है नानक दर्शन का सार तत्व? तो विकल्प में है आशा दीवार, रहीरास, सोहिला या फिर जपूजी। तो नानक दर्शन का सार तत्व ग्रंथ जो है जपूजी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जपूजी। नानक जी ने अनेक पदों की रचना की है जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। जपूजी जो है नानक दर्शन का सार तत्व है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? तो विकल्प में है अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैतवाद या फिर विशिष्टाद्वैतवाद। तो तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विशिष्टाद्वैतवाद के कवि थे तुलसीदास।
अगला प्रश्न है, अद्वैतवाद के अनुसार विकल्प में है जीव और ब्रह्मा एक हैं, संसार सत्य है, जीव और ब्रह्मा अलग अलग हैं, या ब्रह्मा विशेषण युक्त है। तो अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्मा एक हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए आप लोग।